अस्सलाम गाइस, वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी फ्रॉम सैयद इमाद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर AZ103 सीरीज़ का लेक्चर 15 जो कि है एज़्योर DNS। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एज़्योर DNS, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या फंक्शनलिटी फ़ीचर्स हैं, DNS क्या होता है, DNS में डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं और DNS कैसे वर्क करता है जनरली। फिर हम देखेंगे कस्टम डोमेन्स लैब में कि कैसे कस्टम डोमेन हम ऐड करवा सकते हैं। मीन हमारा पब्लिक किसी डीएनएस डोमेन को लेकर हम कैसे उसको मैप करवा सकते हैं एज़्योर के साथ हमारी स्टैटिक किसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए। फिर हम देखेंगे प्राइवेट डीएनएस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम प्राइवेट डीएनएस जोन क्रिएट कर सकते हैं एज़्योर के अंदर, और कैसे वर्चुअल मशीन को रजिस्टर करवा सकते हैं उसके साथ। तो बात करते हैं एज़्योर डीएनएस की। एज़्योर डीएनएस क्या है? आपका सेम कॉन्सेप्ट है जो ऑन प्रेमिसेस डीएनएस का है, नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो हम एज़्योर पर ये मैनेज सर्विस है जिसमें आपको सिंपल एज़्योर में रिकॉर्ड जोन क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद अपने आप को रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होते हैं। ये आपका जो है प्राइवेट कस्टम डोमेन्स को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप अपना कस्टम डोमेन डोमेन ऐड कर सकते हैं प्राइवेट जो है। सिमिलरली आप डीएसओ डीएनएस यूज़ कर सकते हैं आपकी पब्लिक रेजोल्यूशन के लिए, जिसमें आप वेबसाइट्स को अपनी मैप करवा सकते हैं एज़्योर कस्टम डोमेन्स की बेसिस के ऊपर। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है एज़्योर डीएनएस एलियास रिकॉर्डेड। आप एलियासेस क्रिएट कर सकते हैं अपने सर्वर्स के लिए, अपने डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए, और तमाम एज़्योर सर्विसेज के लिए आप रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी जो है एज़्योर डीएनएस सर्विस के ऊपर आप डोमेन परचेज नहीं कर सकते। ये तमाम फीचर प्रोवाइड करता है पब्लिक डीएनएस की तरह से, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ आप डोमेन परचेज नहीं कर सकते किसी भी डोमेन को एज़्योर डीएनएस के थ्रू। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें, डीएनएस क्या करता है? डीएनएस आपका बेसिकली नेम रेजोल्यूशन करता है, आईपी टू नेम करता है या नेम टू आईपी करता है। फिर इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, एमएक्स रिकॉर्ड है, टीएक्सटी रिकॉर्ड है, सी नेम है, ए रिकॉर्ड, पीटीआर, एसआरवी। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो डीएनएस के अंदर कवर होते हैं। लेकिन प्राइमरी काम क्या है डीएनएस का? नेम रेजोल्यूशन। तो आप जो है, अगर आप यहाँ पर देखें, आपकी वेबसाइट है या आपकी कोई सर्विस चल रही है, तो आप उसको नाम से आईपी में भी रिजॉल्व करवा सकते हैं या आईपी से नाम में भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। मीन अपने आपका सर्वर पिंग करें, सर्वर ए, तो वो आपकी आईपी दिखा देगा, आईपी में रिजॉल्व कर देगा। या अगर आप आईपी को पिंग करें, सर्वर आईपी जो भी है आपकी 10.10 डॉट समथिंग हाइफन ए, तो आपकी आईपी जो है आपका नाम भी दिखा देगा सर्वर का। तो वो कैसे रेजोल्यूशन हो रही है? और डीएनएस सर्वर के थ्रू रिजॉल्व हो रहा होता है। फिर अगर हम बात करें, कुछ एलिमेंट्स हैं डीएनएस के जो कि कोर कॉन्सेप्ट है, जो सेम है ऑन प्रेमिसेस के ऊपर और क्लाउड पर भी, कहीं पर भी हो एज़्योर का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, डीएनएस का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो डीएनएस में अगर आप बात करें, अगर आपके पास एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल support.uita.com, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। और चौथा पार्ट कौन सा है? एक एडिशनल पार्ट होता है जो इसमें नहीं है, लेकिन वो होता है रूट डोमेन। रूट डोमेन कौन होता है आपका? जिसके पास दुनिया में जितने भी डीएनएस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन है। जितनी भी आपके डोमेन पब्लिक डोमेन्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन है रूट डोमेन के पास। तो रूट डोमेन आपका सारे जितने भी उसके अंदर डोमेन है, चाहे आपका डॉट कॉम हो, डॉट ओ आर जी हो, डॉट ई डी यू हो, डॉट नेट हो, कोई भी हो, सबकी इंफॉर्मेशन रूट डोमेन के पास होती है। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट रिजॉल्व कर रहे होते हो, तो आपकी अगर ऑथोरिटेटिव डीएनएस के पास नहीं होती, तो फिर वो आगे नॉन ऑथोरिटेटिव पे जा जाती है। फिर उसके बाद होते होते सबसे आखिर में रूट डोमेन के पास जाती है, अगर किसी और के पास उस डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो कब होता है? अगर नई वेबसाइट रजिस्टर हुई है कोई, जिसकी प्रोपेगेशन नहीं हुई है, तो उसके लिए वो डोमेन रूट डोमेन के पास है। तो रूट डोमेन आपको सारी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करता है। देन उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल होता है उसका टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन आपका होता है डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट ई डी यू, डॉट नेट। ये सारे होते हैं आपके टॉप लेवल डोमेन। तो इसके अंदर के बाद जो सेकंड पॉइंट होता है, इसका जो सेकंड लेवल डोमेन होता है, कोई भी इसके अंदर आएगा, लेट से UITA है, कॉन्टोसो है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोई भी डोमेन आएगा, अगर वो डॉट कॉम है तो सारी इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम के पास सेव हो रही होगी उसके तमाम डोमेन्स की। तो अगर आपका सिस्टम डॉट कॉम के डोमेन आपका डॉट कॉम है, तो आपका जो डीएनएस है वो सर्च करेगा डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन के पास जाकर। लेकिन अगर वो नया है तो रोड डोमेन के पास जाएगा। फिर आती है सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन क्या होता है? जो आपका एक्चुअल सर्वर का या आपकी वेबसाइट का नाम जो होता है, जो आप डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं, वो आपका सेकंड लेवल डोमेन होता है।
जैसे UIT हो गया, कॉन्टोसो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, कोई भी हो सकता है। फिर अब आता है लास्ट में सब डोमेन। अगर डोमेन के स्ट्रक्चर में बात करें तो सब डोमेन क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा इन्फो का होता है आपका, आपका लिए सपोर्ट का होता है। तो इस तरह से कोई भी अगर सब डोमेन है जो आप अपनी एक डोमेन आपने परचेज करा, अब आप चाहते हैं मैं मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करूं उस डोमेन के बेसिस के ऊपर, लेकिन सब डोमेन रखूं। लाइक आपने मेल सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो मेल डॉट UITA.com पे सपोर्ट के लिए एक सर्वर सेपरेट क्रिएट कर रहे हैं, सपोर्ट का क्रिएट कर दिया। आपने वेब सर्वर कर रहे हैं तो वेब सर्वर के लिए अलग कर दिया आपने web.uita.com। तो इस तरह से आप सब डोमेन्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको आपको पे करना होता है सिर्फ मेन अपने प्राइमरी डोमेन के लिए, जो सेकंड लेवल डोमेन है आपका, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी होती है। ये सारे डोमेन्स जो हैं आप अपने प्राइवेट डोमेन में भी बना सकते हैं, जो कि आपका ऑन प्रेमिस डीएनएस है या एज़्योर डीएनएस, या पब्लिक डीएनएस में भी आप बना सकते हैं। फिर बात करते हैं डीएनएस जोन्स। डीएनएस जोन्स डिफरेंट होते हैं। एक फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है, एक रिवर्स लुकअप जोन होता है। तो डीएनएस जोन्स क्या करता है आपका काम, डीएनएस जोन के अंदर आपके तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं, तमाम जो आपका नेटवर्क सब डोमेन्स, जितने भी सब डोमेन्स आएंगे, आपके जितने भी डोमेन्स आएंगे उसके अंदर सेव होते हैं डीएनएस जोन के अंदर। तो हर एक डोमेन का एक डीएनएस जोन ज़रूर होता है, उसके अंदर उसके तमाम रिकॉर्ड्स की और जितने भी उसके क्लाइंट्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन वहाँ सेव हो रही होती है। फिर बात करते हैं लास्ट है डीएनएस रिकॉर्ड्स की। ये कुछ नॉन डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं। सी नेम है जो नेम टू नेम रेजोल्यूशन करता है, कैनोनिकल नेम। फिर है ए रिकॉर्ड जो आपका IP2 नेम कॉन्फ़िगर करता है। पीटीआर है, फिर नेम टू आई ए रिकॉर्ड नेम टू आईपी कॉन्फ़िगर करता है। पीटीआर IP2 नेम रिवर्स होता है ए रिकॉर्ड का। एमएक्स रिकॉर्ड है आपका मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, जो आपके लिए मेल सर्वर के लिए आपकी मेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। TXT रिकॉर्ड आपका जो है आपकी ऑथेंटिकेशन करवाता है, ऑथराइजेशन कराता है कि ये सर्वर जो है, ये डोमेन जो है ये आपका है। कभी भी किसी सर्वर में अगर आप अपने किसी पोर्टल, जैसे लेट्स से आप O365 पे अपना अकाउंट बना रहे हैं और आप चाहते हैं मैं अपना डोमेन ऐड करवा सकूं वहां पर, तो आपको अपना TXT रिकॉर्ड ऐड करवाना होगा। जो O365 से वैल्यू मिली होगी, O365 से वो वैल्यू आपको अपने पब्लिक DNS में डालनी होगी, ताकि आपको वो ऑथराइज करवा सकें आप अपने डोमेन को कि ये डोमेन एक्चुअल में आपका ही है और आप ऐड करने जा रहे हैं O365 के ऊपर। तभी वो ऑफिस 365 के ऊपर वैलिडेट हो सकेगा। फिर नेम सर्वर है आपका, रेजोल्यूशन के लिए यूज होता है नेम सर्वर, जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। अब हम फर्दर मूव करेंगे पोर्टल के ऊपर और हम चेक करते हैं सबसे पहले कि कस्टम डीएनएस डोमेन नेम आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने कैसे अपने कस्टम डोमेन को आप O3 और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की वेबसाइट के साथ कैसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। देन उसके बाद हम प्राइवेट डीएनएस को की लैब करेंगे। ठीक है गाइस, ये हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के कंसोल पे हैं। हम अपने रिसोर्स ग्रुप में आएंगे। फिर उसके बाद हमें चाहिए स्टोरेज अकाउंट। अगर आपने मन नहीं क्रिएट करा हुआ तो एक नया क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने स्टोरेज अकाउंट के अंदर। ये ऑलरेडी ये क्रिएट करा था मैंने। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले, तो आपके पास स्टैटिक एक वेबसाइट कॉन्फ़िगर हुई हुई होनी चाहिए। इधर या आप टेस्टिंग करनी है तो एक वेब पेज डाल दीजिए, या आपका स्टैटिक वेबसाइट कॉन्फ़िगर हुई हुई होनी चाहिए एज्योर पे। इट कुड बी स्टैटिक या डायनेमिक, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हम आएंगे यहाँ कस्टम डोमेन पे। तो अगर आप कैसे अपने पब्लिक सर्वर, पब्लिक आपकी जो एज्योर को पब्लिक डीएनएस के ऊपर मैप करवाने के लिए, लेट से मेरे पास कस्टम डोमेन है, वो मैं यहाँ ऐड करवाता हूँ। लेट से myweb.syed.com। तो अगर मैं यहाँ ऐड करने की कोशिश करूँगा, ये एरर दे देगा, फेल टू अपडेट स्टोरेज अकाउंट, द कस्टम डोमेन नेम कुड नॉट बी वेरीफाइड, सी नेम मैपिंग फॉर माई ऑफ एनी स्टोरेज अकाउंट। कोई मैपिंग नहीं हुई हुई है, इस वजह से इसने एरर दे दिया। तो अगर हम यहाँ पर आए हमारे पब्लिक डीएनएस पे, मैं यहाँ ऐड करवाता हूँ एक सी नेम माई वेब, और यहाँ हमें वैल्यू देनी है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्टोरेज अकाउंट की जो है जो हमारा वेब पोर्टल है उसकी यूआरएल है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर हुआ हुआ होता है। ये आपको सिंपल मैप करवाना है जो भी आपके पास स्टैटिक वेबसाइट चल रही है। अगर आप वहाँ पर देखेंगे जाकर, अगर ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मैंने इनेबल करी है स्टैटिक वेबसाइट, तो यहाँ मुझे बता रहा है मेरा प्राइमरी यूआरएल ये है, सेकेंडरी यूआरएल ये है। तो अगर हम वहाँ पर अपने दोबारा से कस्टम डोमेन पर आएँ, तो हमारा प्राइमरी यूआरएल जो है ये वाला सेम है।
तो हम यही वहाँ मैप करवाएंगे तो हमारी स्टैटिक वेबसाइट को रिजॉल्व कर लेगा। इसी तरह से अगर आपने कोई और वेबसाइट बनाई हुई है तो वो वेबसाइट भी आप उसका यूआरएल यहाँ पर मैप करवा सकते हैं। डिटेल वैल्यू ऑटोमेटिक रखेंगे, ऐड करवाया। माई वेब डॉट सही कॉम, सेव। माई वेब डॉट सैयद IWMAD.com। ठीक है, ये ऐड हो गया। ये प्रोपगेशन में थोड़ा टाइम लेता है। वेब डॉट सैयद IWMAD.com देखें, बट यहाँ ये आपको दिखा था अकाउंट बीइंग एक्सेस डज नॉट सपोर्ट HTTP। तो मैंने जो यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है मेरा कस्ट कंटेनर, जो सपोर्ट करता है HTTPS को। तो अगर हम वापस आए हमारे कंटेनर के ऊपर, कंटेनर में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ बंद कर दें सिक्योर एस ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड। तो अगर हम डिसेबल कर देंगे तो वो HTTP को भी सपोर्ट करने लगेगा। ओके, वंस अगेन सेव। ठीक है, ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना कस्टम डोमेन ऐड करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल स्टोरेज अकाउंट में जाकर, या तो आपके वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए, ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो फिर आपको बस उसका यूआरएल ऐड करवाना है। हमने यहाँ स्टैटिक वेबसाइट बनाई थी फॉर दिस लैब ओनली, तो उसको हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया। कस्टम डोमेन में गए, हमारा यूआरएल लिया, जो कस्टम डोमेन का हमारा अपना प्राइवेट डोमेन है, तो हमने उसको डोमेन को एज्योर की जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके साथ मैप करवा दिया। तो आप हम बाहर से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं अपने पब्लिक डीएनएस के साथ। अब अगर हम बात करें एज्योर प्राइवेट डीएनएस की, जैसे हमने डिस्कस करा, एज्योर प्राइवेट डीएनएस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा, मतलब प्राइवेटली आपकी वीएम की नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होगा। इसको आप अपने पब्लिक डीएनएस के साथ भी मैप करवा सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो एज्योर प्राइवेट डीएनएस के लिए पता होने चाहिए जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एज्योर प्राइवेट डीएनएस को आपको अपने नेटवर्क के साथ, वर्चुअल नेटवर्क के साथ लिंक करवाना होता है, ताकि उसके बाद जो भी उसके अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी एज्योर डीएनएस के साथ। मींस कि आपने कोई आईपी, आपने अपनी डीएनएस प्राइवेट डीएनएस का आपने नाम दिया एक, और उस नाम को आपने लेट से abc.com दिया, तो उसके अंदर वर्चुअल मशीन कोई भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम ले लेगी, उसके नाम पे रिजॉल्व होने लगेगी। लेट से वर्चुअल मशीन का नाम लिया आपने, इसको रिकॉर्ड करिए mail.abc.com, आपने जोन क्रिएट कर दिया और उसमें आपने आईपी एड्रेस दे दिया। तो आप जब पिंग करेंगे तो वो आपके सर्वर के ऊपर ही पिंग होगा, आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर। लेट से बाद में आप जाकर वर्चुअल मशीन की आईपी चेंज हो जाती है या वर्चुअल मशीन का आपका नाम चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो अगर आपका लिंक्ड है इसके साथ, वर्चुअल नेटवर्क के साथ, तो वो अपने रजिस्टर कर लेगा प्राइवेट डीएनएस के साथ और ऑटोमेटिकली अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करेगा। तो ये बेनिफिट है अगर आप वर्चुअल नेटवर्क के साथ अपने प्राइवेट डीएनएस को लिंक करवा देते हैं। आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं अपने वर्चुअल नेटवर्क्स अपने प्राइवेट डीएनएस में। तो हम अगर यहाँ कंसोल पे देखें, हमें अगर यहाँ क्रिएट करना है एक प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट डीएनएस जोन, सॉरी, उसके अंदर हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क। ये दे रहा हूँ lab डॉट uita azlab.com। ओके, ये हमारे सोर्स ग्रुप है, हमने वही सेलेक्ट करा, हमारी सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करी है। अगर उसके बाद अगर हमें टैग्स
देनी है कोई वैल्यू तो वो दे सकते हैं। वैलिडेशन पास। अब जब ये रिसोर्स क्रिएट हो जाएगी, इसके बाद हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है। फिर उस वर्चुअल मशीन को हम मैप करवाएंगे, उसका जोन क्रिएट करेंगे, एंड देन उसके बाद रेजोल्यूशन करके चेक करेंगे कि नाम रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा रिकॉर्ड के थ्रू जो हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी रिसोर्स क्रिएट हो गई। गो टू रिसोर्स। अब यहाँ अगर आप ऑप्शन देखें अपने पब्लिक डीएनएस में, तो जोन के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा वर्चुअल नेटवर्क लिंक करने का ऑप्शन। फिर आप आइए वर्चुअल नेटवर्क में, हमें लिंक करना है। ओके, पहले हम वीनेट क्रिएट कर दें। हम एक वीनेट क्रिएट कर लेते हैं पहले, VIRT वर्चुअल नेटवर्क, ताकि फिर हम उसको मैप करवा देंगे। सेम नॉर्थ यूरोप में रखेंगे। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट है 10.0, ये ऐसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। अब ये हो जाएगा, फिर इसके बाद इस वर्चुअल नेटवर्क को हम हमारे डीएनएस के साथ लिंक करवा देंगे, प्राइवेट जोन के साथ। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ आइए, ये नेटवर्क यहाँ सर्च करेंगे, ये हमारा नेटवर्क आ गया। ये अगर आप सर्च कर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन कर देगा। दिस सेटिंग enables automatic registration of DNS records in the private DNS zone for the virtual machine connected to this virtual network। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगी आपकी वर्चुअल मशीन। सेम आपका वही काम करेगा, ये आपका जो डोमेन में काम करता है। जैसे ही अगर डोमेन की मशीन को आप नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, तो डीएनएस ऑटोमेटिकली डोमेन से ज्वाइन करवाते हैं, तो डीएनएस में ऑटोमेटिकली एक एंट्री क्रिएट हो जाती है आपके वर्चुअल मशीन के नाम के साथ, जिसको आप अगर नाम से रिजॉल्व करना चाहें तो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऑटो इनेबल कर दिया, साथ में अब हम जाएंगे, कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया वर्चुअल मशीन VM1। Europe, no, KSYSADMIN। यहाँ पोर्ट्स इनेबल करेंगे RDP। नेक्स्ट, HDD सेलेक्ट करेंगे, हार्ड डिस्क। नेटवर्क, हमारा नेटवर्क डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सबनेट है, उसी का पार्ट हो जाएगा पब्लिक IP। ओके, पोर्ट डायग्नोस्टिक की ज़रूरत नहीं है हमें। टैग्स हम ऐड कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे ऐड। एंड GPU एंड क्रिएट। ओके,
ठीक है, अब हम एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ताकि हम अपनी लैब वेरीफाई कर सकें रेजोल्यूशन के लिए। VM2 in North Europe। RDP अलावा इसमें भी डिस्क चेंज कर देंगे, डिस्क टाइप। नेक्स्ट, इसमें भी डिफ़ॉल्ट सबनेट ऑफ। ठीक है, ये वार्निंग किस चीज़ की है? ये है कि दिस इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर टेस्टिंग। तो आइडियली आपको RDP जो इंटरनेट पे पब्लिश हुई VM है उसमें अलाउ नहीं होना चाहिए। कि ये इन प्रोग्रेस है हमारी वर्चुअल मशीन्स। टेन डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट फोर कॉपी करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारे में सर DNS रिकॉर्ड के अंदर हमारे पब्लिक जोन में एक हम एंट्री क्रिएट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे ही VM क्रिएट ही ऑटोमेटिकली यहाँ रजिस्टर हो गई VM1 ए रिकॉर्ड और उसकी IP भी आ गई। अब मैं एक और रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ कि वेब, जो कि पॉइंट करेगा web.uita easylab.com। अगर हम पिंग करेंगे तो हमारी सर्वर के ऊपर एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ अब अगर आप वेरीफाई करें, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन भी हो गई, ये हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अब हम आएंगे, हमारी चेक करें रिसोर्सेज रेडी हो रही है। बस इस VM को हम एक्सेस करेंगे। अगर आप कनेक्ट करते हैं, तरीके हैं RDP, यहाँ आप RDP फाइल डाउनलोड कर सकते हैं उसकी, जो कि डायरेक्टली आपको इसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे IP वगैरह के साथ। और बाकी वह है आपका दूसरा IP से कॉन्फ़िगर से एक्सेस करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं IP से कनेक्ट करके। ठीक है, इन टाइम हमारी दूसरी वर्चुअल मशीन भी रेडी है, उसका भी हम एक्सेस लेंगे। इसका वैसे ही ले लेंगे एक्सेस। ये हमारी VM1। अच्छा, इसमें हमें सबसे पहले फायरवॉल डिसेबल करनी है इसकी। ओके, ठीक है, फायरवॉल बंद कर दिया हमने। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड्स क्रिएट करें हैं या DNS में जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर हम VM1 की बात करें, ये VM1 आप देखें ये पिंग हो रही है।
हमारा VM1 जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम था, जो हमने दिया है कौन VM क्रिएट करते हुए, उस पे पिंग हो रहा है। फिर अब हम चेक करते हैं जो हमने नाम दिया है web.uita@azlab.com, इसके ऊपर भी सेम आपका DNS के ऊपर, सेम IP एड्रेस के ऊपर एक्सेस कर रहा है। तो गाइस इस तरह से हम हमारे एज्योर में पब्लिक DNS क्रिएट कर सकते हैं और हमारी कस्टम डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।